ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 2 करा चुका हूँ। वहाँ पर मैंने कुछ सबसे पहले तो पहले वाले लेक्चर के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल थे चैप्टर के वो सारे समझाए, कुछ क्वेश्चन कराए और ग्राफिकली मेथड से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है ये मैंने आपको बताया। और दूसरे लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी और बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको कराए। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ जो सीबीएसई ने 2000 सीबीएसई का जो 2025 26 का जो सिलेबस रिलीज किया गया है वो ये सिलेबस है। तो यहाँ पर सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे ये कॉम्पिटेंसी वाला वो है और जो सेक्शन होता है कि भाई ये कॉम्पिटेंसी पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर क्या है कि एक सिस्टम गिवन होगा, मैं भी आपको समझाऊंगा कौन कैसा सिस्टम होगा। और उस सिस्टम को आपको या तो ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करो या फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व करो। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए दो मेथड हमारे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये मैं आपको पिछली वाली क्लास में भी बता चुका हूँ कि दो ही मेथड है हमारे यहाँ पर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ये एक्सरसाइज कराऊंगा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर मैं वन कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम गिवन होता है। अब सिस्टम का क्या मतलब होता है, हमारे पास यहाँ पर मिलेगा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो और ये एक्स में होंगी, तो a1 x b1 y प्लस c1 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 = 0 और ये दूसरी इक्वेशन है। तो इसको हम पूरे को एक सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पर जो x और y आ रहे हैं उनकी पावर 1 है और टू वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो इन ये जो आप देख रहे हो इनसे हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है लीनियर का मतलब पावर 1 और पावर 1 का मतलब जब उससे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। तो इसको हम एक सिस्टम बोलते हैं, अ सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब एक्स और वाई की जो पावर है वो 1 1 है। और सिस्टम क्यों, क्योंकि ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक साथ काम करती हैं। तो जब ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो इनमें तीन चीजें हो सकती हैं। अगर देखिए मैंने इक्वेशन 1 जो है इससे एक ग्राफ ड्रॉ, इससे एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि ग्राफ जो आएगा इसका एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हो सकता है कि जो फर्स्ट लाइन है उसको जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ हो जाए। और दूसरा जब मैं ड्रॉ करूंगा, दूसरा जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये होगा। अब हो सकता है कि ये एक पॉइंट पर कट कर रहा हूँ तो इसको हम बोलते हैं यूनिक पॉइंट, कि भाई ये जो है एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है इसको। एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। या ये हो सकता है कि एक लाइन, जैसे मान लो एक लाइन मैंने यहाँ पर L1 ड्रॉ की और दूसरी लाइन जो है इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ी बैठी रहना। तो एक लाइन L1 जो है L2 के ऊपर एकदम ऊपर है, ओवरटेक कर, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से इसने ओवरटेक कर लिया है। L1 L2 एक दूसरे को सुपर मतलब कंप्लीटली एक के ऊपर एक चढ़ी बैठी है, कोइंसाइड कर रही है, उसको इंग्लिश में कोइंसाइड बोलते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट ही ना कर रही, एक दूसरे के पैरेलल जा रही, ना तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई है, ना एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ना ही वो अगर हाँ अगर ये दो केस नहीं है तो मतलब वो दो लाइन पैरेलल होगी। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बैठी होती है तो हम क्या बोलते हैं, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हम बोलते हैं इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जब दो लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, पैरेलल है, तो फिर उस केस में होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब दो लाइन एक दूसरे के L1 जो है L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर पीछे आपको बताए थे, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगा। और जब भी दो लाइन एटलीस्ट वन चीज पर कट कर रही है, सॉरी वन पॉइंट पर कट कर रही है, टू सिस्टम कट
टू ईच अदर एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर कट कर रहा हो तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो आप बोल सकते हो ये वाला जो सिस्टम है, मतलब जो इक्वेशन जो मैंने ग्राफ फर्स्ट बनाया और ग्राफ टू बनाया, तो ये कैसा है, ये हमारे पास है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पीछे बताई है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कम से कम मिनिमम एक पॉइंट पर तो कट करे। और ये जो तीसरे नंबर का सिस्टम, तीसरे नंबर का जो ग्राफ बना था, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये कहीं भी कट नहीं कर रहा, इनकंसिस्टेंट। तो हम यही देखेंगे अब इनको कैसे। मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में भी बताया था कि देखो, एक ये तो ग्राफ के थ्रू पता करना हो गया। अगर मान लो हमको ग्राफ नहीं बनाना है तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसका पता करने का तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो सिस्टम होता है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर, जो ज्यादा मैं कुछ बोल रहा हूँ इसमें बोलूंगा नहीं। सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, एक तो कंसिस्टेंट हो सकता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए सिस्टम का, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्फानाइट हो सकते हैं इसमें। इनकंसिस्टेंट होने के लिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें भी। इसका कंसिस्टेंट में भी दो चीजें होती हैं। अगर एक तो होता है, अगर एक दो लाइन एक दूसरे को एक ही केवल सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, तो हम बोलते हैं उसके जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जब एक ही पॉइंट पर कट कर रही हो। और इसका अगर आप, ये तो ग्राफिकली पता करना हो गया। अगर एल्जेब्रिकली पता करना हो तो हम ऐसा चेक करते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बस इससे चेक कर लो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास, मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। दूसरा क्या था, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक लाइन, जैसे एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चढ़ी बैठी है, ठीक है। जो L1 है और L2 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी बैठी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इन्फानाइटली, वैसा सही शब्द का यूज किया जाता है इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कराना चाहता हूँ, मैनी सॉल्यूशन। आपने इन्फानाइटली नहीं लगाया, मैनी सॉल्यूशन लिख दिया, वो भी ठीक होता है, लेकिन किताबों के अंदर इन्फानाइटली ज्यादा मिलता है। अब ये तो ग्राफ के थ्रू आप ड्रॉ करो, फिर पता करो। अगर मान लो आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, तब कैसे पता करोगे कि दो लाइन और दो लाइन के सॉल्यूशन जो इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तब उसका तरीका ये होता है कि आप इनके रेशियो निकालो, A1/A2, V1/V2 इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये आ जाता है, इससे पता हो जाएगा कि जो उनके सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, इक्वल है। तीनों रेशियो इक्वल आने चाहिए। अभी ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर मान लो कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। और ये तो हम ग्राफ के थ्रू पता करते हैं कि भाई ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। तो अगर हमको ये पता कर, ये तो ग्राफ के थ्रू हो गया कि ग्राफ बनाओ फिर पता करो। अगर ग्राफ नहीं बनाना आपको, मतलब नहीं बनाना आपके हाथ में नहीं होता, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो कैसे शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसको शॉर्टकट तरीका होता है कि आप A1/A2 का रेशियो निकालो, फिर B1/B2 का रेशियो निकालो, फिर C1/C2 का रेशियो निकालो। तो आप यहाँ पर देखोगे A1/A2 एक रेशियो आएगा, B1/B2 दूसरा रेशियो आएगा, तो ये तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, लेकिन C1/C2 ये इक्वल नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर जो है, जो एक्सरसाइज है, बचे बचे कुछ क्वेश्चन है, वो इस पर बेस है। तो आप समझ रहे हो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या मतलब होता है इनका। तो अब हम, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, आपको क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रेशियो निकालने हैं। और फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो नीचे यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है। देखो ये क्या कर रहा है, फाइंड आउट वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग कर रही हो तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। आर द पैरेलल, क्या एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है मतलब उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी बैठी है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हमको ये चेक करना है। तो पहला हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, और फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहला हम देखो,
हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट, ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। ग्राफ नहीं बोला है कि उसने आप भाई ग्राफ से करो, आपको इनसे बोला है। कैसे बोला है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो हम क्या काम करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 की मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इससे कंपैरिजन करूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ से a1 की वैल्यू निकालूंगा। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फिर उसके बाद में आप क्या काम करो, b1 की वैल्यू निकालो। तो b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b1 की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 4। कैसे, देखिए y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b1, y की वैल्यू है y की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, y की वैल्यू नहीं, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, b1, और y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -4। तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और c का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, c1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। देखो माइनस नहीं छोड़ना है आपको, कहीं माइनस आ रहा है तो। अब दूसरी जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a2, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7। ऐसे ही b2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू आ गई, b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि A1 अपॉन A2 इसका रेशियो कितना आ रहा है। तो A1 की वैल्यू रखो, A1 है हमारे पास 5, और जो A1 है 5 और A2 कितना है 7। ठीक है, उसके बाद में हम क्या काम करो, क्या काम करते हैं, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालते हैं। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस का 4, और B2 की वैल्यू है 6। तो आप कैंसिल करोगे इसको तो माइनस का 2/3। तो देखो यहाँ पर A1 अपॉन A2, एक ये वाली वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये बराबर नहीं आ रही है। तो आप क्या बोलोगे, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन B2। तो जब ये हो तो उसने क्या पूछा था, ये बताना आपको कि दो लाइन क्या क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, क्या है। तो देखो जब ये ऐसा आता है तो आप बोलोगे कि जो दो लाइन है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सिस्टम क्या है, ये जो जो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, आप लिखो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, एट वन पॉइंट, वन पॉइंट। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये L1 दे दो, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये L2 दे दो। तो यहाँ पर देखो एरो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, एरो को आप इग्नोर करो, कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने एरो इधर क्यों नहीं लगाया, आप लगा सकते हो, मैं लेकिन वो छोटी सी चीज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये बार बार वो छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर इसका ये क्या है, ये एक सिंगल पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम बोलते हैं इसके, तो आप इसको क्या बोलोगे, एक ही पॉइंट पर कट करिए, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो दो लाइन आपको ये ग्राफ के थ्रू बताना नहीं है आपको, यहाँ पर बस मैं बता रहा हूँ। तो दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब क्या हो गया, इनका सॉल्यूशन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब ये सिस्टम कैसा होगा, दिस सिस्टम, मतलब आप लिख सकते हो दिस सिस्टम का मतलब दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक पूरा सिस्टम बनता है। दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो ये ऐसे मतलब क्वेश्चन को पहचान की जाती है कि बिना ग्राफ के, ये मैंने आपको बता दिया था आपको ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और ये बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के ना जो बेसिक फंडामेंटल आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये नहीं आते ना तो ये एक्चुअली क्या है, ये थीम है, वो दुनिया भर की जो है एप्लीकेशन बोलता है, इधर उधर करता है, लेफ्ट राइट करता है बस, लेकिन इन तीन केस से बाहर नहीं जाता है सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम फिर वही यहाँ पर A1 इसकी कंपैरिजन करेंगे। देखो मैं यहाँ पर जो है अब इक्वेशन को लिख देना, मैं सीधा या तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके लिख देता हूँ, मतलब कंपैरिजन का मतलब जैसे A1x और B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 दिखा देना। ये क्वेश्चन अगर मान लो 2 नंबर में आता है तो आप इसको दिखा देना। हाँ, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग के अंदर यही होता है कि आपने छोटी छोटी चीजें दिखाई हैं तो उस पर फिर आपको स्टेप मार्किंग, अगर पूरा क्वेश्चन गलत, मतलब आपको मान लो पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ तो आपने छोटी छोटी स्टेप करके दिखा दिए कि भाई ये, तो कुछ हद तक आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो जीरो की बजाय कुछ मिल रहा है तो वो तो अच्छा ही है, अदरवाइज आपने पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करा तो फिर तो आपका जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो
इसीलिए कुछ बच्चों के जो है पेपर मतलब पेपर में कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि बच्चे जो है उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसको 0 मिलता है फिर। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और यहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 12 आ जाएगी। ऐसी ये जो इक्वेशन थी दूसरी वाली, यहाँ पर आप कंपैरिजन करो इसका स्टैंडर्ड। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल। देखो लाइन जो होती है, अगर आप ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्योंकि यहाँ पर दो दे रखे हैं, इसलिए हमको A1 A2 और C1 लगाना पड़ता है। तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा A2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 18, और B2 कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा 6, और C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा 24। तो सबसे पहले वही हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 9, और A2 की वैल्यू कितनी होगी, तो कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। उसके बाद में B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, B1 की वैल्यू लिखो 3, और B2 की वैल्यू है 6, तो कितना आ गया, 1/2। फिर उसके बाद में C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 निकालो रेशो, तो C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, और C2 की वैल्यू कितनी है 24, कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, 1/2। तो आप जरा देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1/2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू। तो जब भी दो मतलब ये रेशो इक्वल आ रहा है तीनों का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो दो लाइन है एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के को कोइंसाइड कर रही होंगी। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो देखो ये आप समझो, एक लाइन अगर ऐसा कुछ आता है, पहले तो ये तो देखो अलजेब्रिकली हम ऐसा पता करते हैं कि A1 अपॉन A2 का जो रेशो है B1 अपॉन B2 के रेशो के इक्वल आ जाए, और ये रेशो C1 अपॉन C2 के इक्वल आ जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब हम बोलते हैं ये जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया दिस सिस्टम ये मैंने लगा दिया, दिस SYSTEM, दिस सिस्टम हैज infinitely many solution, infinitely many solution। तो many solution, तो ये जो है आप इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि भाई एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, ये L1 बोल दो, और जो दूसरी लाइन होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसाइड कर रही होगी, इसी के ऊपर बैठी हुई होगी, चढ़ी हुई। तो दो लाइन जब एक दूसरी के ऊपर बैठी होती है, हम बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब तो फिर बताओ सिस्टम कैसा होगा, अगर मैं पूछूं कि भाई सिस्टम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, उसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ना शब्द यूज करके उसने बोला है कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट, सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना, जरा सा भी चेंज नहीं करना आपको। तो ये जो सिस्टम है, एक लाइन एक इक्वेशन दूसरी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम कैसा है, दिस सिस्टम इज द कंसिस्टेंट, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए या तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। तो ये हमने देखा कि कैसा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ पर सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ। जैसा कंपैरिजन आप एक बार कर लेना, मैंने दो क्वेश्चन दिखा दिए। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6, और B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -3, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और B2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -1। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं ये इसके आगे, ये माइनस का 1 है, ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको, माइनस भी माइनस भी लिखना पड़ेगा। और C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो आप क्या काम करो, इसका रेशो निकालो, A1 अपॉन A2 का रेशो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2। तो कितना आ गया, 2 की टेबल से कम कर लो तो ये आ जाएगा ये। उसके बाद में B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालो, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, -3 अपॉन -1, सॉरी ये माइनस का नीचे 1 है, तो कितना आ जाएगा, 3/1। उसके बाद में C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालो, तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हो A1 अपॉन A2 ये रेशो, और ये रेशो, ये दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जब कभी भी ये वाली कंडीशन आए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जो दो लाइन आपने बनाई, अगर आप इसका ग्राफ
इसको बनाओ, उसमें ग्राफ में बनाओ तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। आप समझ रहे हो? अगर आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो कुछ ऐसा आएगा, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। देखो ऐसी नहीं आ सकती, जरूरी नहीं कि ऐसे भी आ जाए, दो लाइन सीधी आ जाए, बस वो पैरेलल होंगे, बस इतना ध्यान दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब जो ये वाली कंडीशन आती है, ये हम एल्जेब्रिकली कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इसके जो सिस्टम है, दिस दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी, तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं है। अगर इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, ये भी बोल सकते हैं हैज नो सॉल्यूशन, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये। तो ये सिस्टम कैसा होगा, दिस सिस्टम क्या है, कैसा है, दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये हमने देखा कि भाई कोई सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या था, ये शायद क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ इसमें, हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमने पीछे जो किया है 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये। मुझे लगा शायद हम 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। तो उसने बोला है ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 2 3 में सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन, जरा सा भी कुछ चेंज नहीं करना, बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल डिक्टू सॉल्यूशन होगा, कुछ भी नहीं करना। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है। तो सबसे वही हम क्या काम करेंगे, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई तो कंपैरिजन कर लो। यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए उसको इसकी जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लो। 3x + 2y, इसको इधर जाकर माइनस कर दो, इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x माइनस का 3y - का 7 इक्वल टू 0। कंपैरिजन करो, देखो मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रहा हूँ, सीधा a1 की वैल्यू लिख देता हूँ। a1 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, b1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। उसके बाद में यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और b2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी, c2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आइए तो रेशियो निकालो। तो a1/a2, तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3/2। उसके बाद में b1/b2, तो ये रेशियो निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 2/-3। तो अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है और ये आ रहा है 2 अपॉन मतलब माइनस आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2, ये दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे। तो जब दोनों इक्वल नहीं आते तो मतलब ये जो पूरी दो इक्वेशन है, इन लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस, ये जो पूरा सिस्टम है, हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब, अगर एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की L2, तो ये एक ही पॉइंट पर कट कर रही होंगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। तो कैसा सिस्टम होगा, ये कैसा होगा, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आपको यही बताना कंसिस्टेंट है क्या है, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फिर से मैं यही कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उसको लिख लेता हूँ। तो ए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 2x - का 3y, और ये -का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x - का 6y और -का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -का 3, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी -का 8। देखो कुछ भी नहीं छोड़ना है यहाँ पर, माइनस नहीं छोड़ना है, कभी आपने माइनस छोड़ दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, और जो
B2 है, B2 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है यहाँ पर -9। रेशियो निकालो यहाँ पर A1/A2 निकालो, तो A1/A2 का क्या मतलब हो गया, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने से, 1/2। उसके बाद में B1/B2 निकालो, तो B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर -3 और नीचे -6, तो कितना आ गया, इसका भी 1/2 आ गया, माइनस से माइनस हट गया और 3 की टेबल से कट कर दो 1/2। उसके बाद में C/C2 निकालो, तो C1/C2 की वैल्यू कितनी है, -8/-9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8/9। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि A1 ये वाला रेशो इस रेशो के इक्वल आ रहा है, लेकिन इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कब होता है, देखो ये जब होता है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल, एक लाइन और एक दूसरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल, तो हम क्या बोलते हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन जब है ही नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये सिस्टम कैसा है, दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम कैसा है हमारे पास, ये सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। आप समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कोई इनमें ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, बस वो थोड़ा सा घुमाने के लिए कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन, ऐसे शब्दों का यूज किया, बात एक ही है। अब मैं देखिए फिर से इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। तो आप एलसीएम भी करके ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपना आपने एलसीएम लिया या ना लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ठीक रहेगा आपका, आप चाहे एलसीएम लो या ना लो। तो यहाँ से A1 की वैल्यू जब आप निकालोगे, कंपैरिजन करो, 3/2, और B1 की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर 5/3, और C1 की वैल्यू निकालोगे -a। अब यहाँ से निकालते हैं, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -10, C2 की वैल्यू कितनी आ गई -40। तो रेशियो निकालते हैं A1/A2, तो A1 की वैल्यू है 3/2, और A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9। फिर उसके बाद में सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। जरा समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को यहाँ पर जो है कंफ्यूजन रहती है, समझ लो जरा। देखो, जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन ये लिखा हुआ है, बस अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट करूंगा मैं। तो आप क्या करते हो, पहले फ्रैक्शन ऐसे लिखो, और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड। आप समझ लो, डिवाइड को ऐसे लिखा जाता है। तो आप क्या काम करोगे, डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का लगाओ, और कैसा हो जाएगा ये। तो 3 की टेबल से ऊपर कट भी कर सकते हो, मतलब जो भी अगर कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, ये 2 जो है 9 के, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 × 9, 3 की टेबल से बन जा, 3 की टेबल से ये 3 जा, तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ गया। अब आप B/B2 की वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा, 5/3 अपॉन -10, तो कितना आ गया, 5/-10 मल्टीप्लाई 3, तो कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा, -1/6। देखो ये 1/6 आ रहा है, ये -1/6 आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोनों इक्वल नहीं है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप लिखोगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये होता है तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कि ये सिस्टम कैसा होगा, देखो लिख लेना आप, तो मैं बार बार एक ही लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ। दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो कैसा होगा ये, सॉरी इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, आप समझ रहे हो ना। दो लाइन, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो दो लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो हम बोलेंगे कि क्या होगा ये, दिस सिस्टम, ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने के लिए या तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, या फिर जो है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो फिर से हम इसको वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसकी। तो 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का 10x और प्लस का 6y और प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करो, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, B1 की वैल्यू कितनी आ गई -3,
और C1 की वैल्यू कितनी आ गई -10। और यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करो तो A2 की वैल्यू आ जाएगी -10 और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और C2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगा 22। अब आप रेशियो निकालो A1/A2 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 5/-10, कैंसिल करोगे तो ऊपर नीचे तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ V1/B2 की वैल्यू निकालो, तो V1/B2 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा -3/6, तो कैंसिल करोगे तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही -C1/C2 निकालो तो कितना आ गया -10/22, लेकिन ये तो इक्वली नहीं है, अगर आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा -5/11। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ये बन रहा है इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया जो सिस्टम है वो दो इक्वेशन जो है वो कैसी है, पैरेलल है। टू इक्वेशंस आर द पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि यही होता है नो सॉल्यूशन। तो दिस ये दो दो लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं कट कर रही हैं। तो टू, नया तरीका बता देता हूँ, टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उनका सॉल्यूशन, ठीक है, दो दो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो ठीक है। तो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सिस्टम है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, एक और शब्द मुझे यहाँ पर याद आ गया, इनकंसिस्टेंट की जगह अगर आप अलग अलग बुक पढ़ते हो तो कहीं कहीं आपको बुक में नॉन कंसिस्टेंट मिलेगा शब्द लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही होता है, ये शब्द लिखा हुआ हो या ये हो, इसका मतलब एक ही होता है। नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का मतलब एक ही होता है। अब आपको कभी कंफ्यूजन रहे कि भाई ये कैसा शब्द आ गया, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे लगता है शायद आपको आ भी गया होगा अब तो कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिर से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो -8 = 0 और ये आ जाएगा 2x प्लस का 3y, और इधर को लिख दो -12 = 0। यहाँ से a1 की वैल्यू निकालो, कंपैरिजन करो तो 4/3, और b1 की वैल्यू निकालो 2 आ जाएगा, c1 की वैल्यू निकालो -8 आ जाएगा, यहाँ से a2 की वैल्यू निकालो 2 आ जाएगा, b2 की वैल्यू निकालो 3 आ जाएगा, और c2 की वैल्यू निकालो -12। तो फिर से रेशियो निकालो, तो a1/a2 इक्वल टू a की वैल्यू 4/3 और यहाँ पर a2 की वैल्यू है 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4/2 × 3, कैंसिल कर लो 2 की टेबल से, तो कितना आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर b/b2, तो कितना आ गया, b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 2/3 आ गया। अब C1/C2 निकालो, तो C1/C2 का मतलब क्या हो गया, -8/-12, तो माइनस से माइनस हट गया। 4 की टेबल से कर लो तो 4 2 जा और 4 3 जा, तो सारे सॉल्यूशन मतलब सारे रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो A1/A2, B1/ ये इक्वल टू C1/C2। तो ये कब पॉसिबल होता है, ये जब पॉसिबल होता है जब एक लाइन, ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज करिए। जैसे लाइन L1 है और L1 के ऊपर एक लाइन जो है L2 चढ़ी बैठी है। तो इस केस में कितने कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो लीनियर इक्वेशन हैव इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कोई लैंग्वेज गलत होती है, आप अलग अलग यूज लैंग्वेज कर सकते हो कि ऐसा भी लिखा जाता है इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम जो है हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, समझ गए आप। तो ऐसे लैंग्वेज को लिखा जाता है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड के अंदर, कभी आप सोच रहे हो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पढ़ो क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बोला है, एक ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, समझ रहे हो,
आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको यहाँ पर ये पता करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, कंसिस्टेंट, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा कुछ बोल दिया है। क्या? इफ कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर आपको उसको ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर पहला वाला सिस्टम लेता हूँ। ये एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये होगी। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं भाई हमारा सिस्टम कैसा आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और b1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1, और ये c1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। ऐसे ही इसको 2x प्लस 2 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और b2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, c2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। तो आप पहले रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2, तो कितना आ जाएगा, 1/2। फिर b1 अपॉन b2, तो v1 अपॉन b2 का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और c1 अपॉन c2 का जब आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, कैंसिल करोगे माइनस से माइनस, और 5 से करोगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हो कि जो a1 है, किस a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1 अपॉन b2, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, c1 अपॉन c2 के। तो जब ऐसा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, दो लाइन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है, कि एक लाइन आपने यहाँ पर ये बनाई L1, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर चढ़ी बैठी है। तो कैसा होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। और जब अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट ग्राफ बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि आपको पहले तो ऐसा कुछ टेबल बनाना पड़ेगा, मैंने पीछे आपको सिखाया था। तो आप ऐसा टेबल बना लो, और इस टेबल के अंदर 3 खाने बना लो, एक में एक्स लिखो ऊपर, एक में वाई। अब देखिए हमारे पास ये जो है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का है। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और y की वैल्यू है, मैं यहाँ पर देखो मतलब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जब मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर अपनी साइड से वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। समझ रहे हो? फिर उसके बाद में y की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकालूंगा। तो जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। उसके बाद में दूसरा वाला बॉक्स बना लो। तो दूसरा वाला जब बॉक्स बनाओगे आप, तो उसमें भी यही करना है। तो इसमें ऐसे 3 खाने बना लो, एक में x लिखो और एक में y। और ये जो किसका है, ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ भी यही कर लो, x की वैल्यू एक बार 0 रखो, तो x की वैल्यू एक बार अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। आप समझ रहे हो? और y की वैल्यू अगर आपने 0 रखी, y की वैल्यू अगर आपने 0 रखी यहाँ पर, ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। उसने बोला था क्योंकि अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो फिर आपको मतलब जो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,5 और 5,0। तो ये दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 के भी हैं, और 2x प्लस 2y और इक्वल टू 10 इसके भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार और देख लेता हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है यहाँ पर, पीछे कोऑर्डिनेट बिल्कुल ठीक लिखा है, इक्वेशन भी ठीक लिखी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मैं 0,5 को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो 0,5 देखो, एक पहले ये देखो किसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू जब 0 है तो मतलब x की वैल्यू y के कोऑर्डिनेट, देखो ये y का जो एक्सेस है ना, y का जो एक्सेस है इस पर x की वैल्यू 0 होती है हमेशा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और y की वैल्यू तो इस पर कुछ ना कुछ होगी, तो x की वैल्यू 0 है, तो मतलब 0,5 ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0,5 वो x पर ही आएंगे, तो सॉरी y पर ही आएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर ये जो है 0,5 को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है मुझको, दूसरा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना 5,0।
तो 5,0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू 0। तो जब भी y की वैल्यू 0 होती है तो वो इस लाइन पर, ये जो एक्स एक्स वाला ये लाइन है, इस पर इसकी वैल्यू होगी। तो x तो कहाँ पर होगा ये, 1 2 3 4 5, यहाँ पर, यहाँ दिखाई देगा आपको। तो ये जो वैल्यू आपको देख रहे हो ये किसकी है, 5,0। तो इन जो है एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी हम जो लाइन बड़ी सी ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 की रिप्रेजेंट करी है। अब जो दूसरी लाइन है उसके भी कोऑर्डिनेट यही है। दूसरी लाइन कौन सी है, ये जो लिखी है ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसके भी कोऑर्डिनेट यही है। तो मतलब ये लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो मैं यहाँ पर सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको दूसरे कलर कोडिंग से यूज करूंगा मैं यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा एक जो है हमको डिफरेंस पता आ जाए। मैं यहाँ पर एक, ये मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है। तो देखो पता नहीं लगेगा आपको, कभी आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर ये पता लग रहा है, तो यहाँ पर मैं जो दूसरी लाइन है उसको लिख देता हूँ कि उसका जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस इक्वल टू। अब आप सोच रहे होगे कि मैम काट देगी। अरे मैम काटेगी नहीं। मैम क्यों काटेगी, मैम को भी तो पता है एक दूसरे के ऊपर आता है। जब आपके बोर्ड का एग्जाम आता है उनको पता होता है एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो वो आप ये कर सकते हो, एक लाइन को रेड पेन से, मतलब ब्लू कलर से पेन से यूज कर लो, एक ब्लैक कलर से यूज कर लो, बस ये कलर कोडिंग का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपने नहीं भी करा है कलर कोडिंग तो नहीं कटेंगे मार्क्स। कभी आप सोच रहे हो कि भाई आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करें, दिखाई नहीं दे रही तो वो तो लाइन ही एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई है। तो वो तो मैडम अपना आप चेक करेगी। आपने एक ही लाइन ड्रॉ कर दी, बार बार मत करो, एक ही लाइन कर दो, उसी को दो बार लिख दो, एक बार इक्वेशन ये एक बार इक्वेशन ये, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और हम सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए x माइनस वाई, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। और ये 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर a1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a1 की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ पर इधर थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और b1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। और यहाँ से A2 की वैल्यू लिख देते हैं। A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और B2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस का 3। और जो C2 है, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 16। तो रेशियो निकालते हैं हम A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आप निकालोगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगी। B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस हटा दोगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ऐसे ही C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16। तो माइनस से माइनस हटा दो ये, और 8 की टेबल में कितना गया, तो कितना आ गया 1/2। तो इससे क्या पता लगता है, इससे लगता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये पता लगता है कि जो A1 है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कब पॉसिबल होता था, ये कब होता था, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। भाई यही तो है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब इट, अरे देखो, इट का मतलब एक इक्वेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। इट का मतलब एक पूरे सिस्टम के लिए, जो पूरा सिस्टम है इट का, मैं पूरा सिस्टम के लिए यूज कर रहा हूँ। मैं लैंग्वेज बदल रहा हूँ बार बार कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट का मतलब ये सिस्टम, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम कैसा होगा, इट इज इनकंसिस्टेंट। दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और मैंने आपको बताया था इनकंसिस्टेंट की जगह आपको एक शब्द और मिल सकता है, नॉन कंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट। तो ये जो उसने बोला था, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफ बनाना है, अगर नॉन कंसिस्टेंट है तो तब आपको ग्राफ नहीं बनाना आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट तो हम फिर से यही करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं 2x प्लस का बाई। और वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। A1 की वैल्यू निकालो कंपैरिजन करके, कितनी आ जाएगी 2, और B1 की वैल्यू निकालो 1, और यहाँ पर C1 की वैल्यू निकालो माइनस का 6। यहाँ पर A2 की वैल्यू निकालो 4,
और B2 की वैल्यू निकालो यहाँ से -2, C2 की वैल्यू निकालो -4। तो पहले तो रेशियो ही निकालो A1/A2, ग्राफ बनाना नहीं कराना वो बात की बात है। तो कितना आ जाएगा 2/4। तो सॉल्व करोगे, 2 की टेबल से कट करोगे तो ये आ गया 1/2। फिर V/B2 निकालो तो कितना आ जाएगा 1/-2। तो बस आगे करने की जरूरत नहीं, दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। एक आ रहा है 1/2, दूसरा आ रहा है -1/2, तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, तो आप क्या काम करोगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू V1/B2। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या लिखोगे, इसके एक ही सॉल्यूशन है। ये कब होता है, जब एक लाइन आपने L1 ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरी लाइन जो है ऐसे ड्रॉ की है, तो वो एक दो जो सिंगल पॉइंट पर कट करते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है दो लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सिंगल पॉइंट। तो जब सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल है द यूनिक सॉल्यूशन। अब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल इतना बड़ा शब्द यूज करने के बजाय हम एक सिस्टम यूज कर लेते हैं, और मैंने सिस्टम की जगह इट यूज किया है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इट इज, अगर कंसिस्टेंट है तो भैया ग्राफ बनाओ। तो अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला ये ऐसा एक खाना सा बना लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स सा बना लेते हैं, उसके अंदर तीन हम दो लाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर एक्स लिख दो, यहाँ पर वाई। ये जो मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बनाया है, ये कौन सी लाइन का है, 2x/-6 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है आप x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6। अरे देख लो, एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये तो पूरा 0 हो गया। तो y-6 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर वहां पर वो काट ही देगा पूरा फिर। उसके बाद में आप यहाँ पर बाई का कोऑर्डिनेट 0 रख लो, तो बाई का कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया, ये 0 रख दिया, तो 6 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो इधर का आ जाएगा 2x, 2 की टेबल से कम कर दो तो 3 आ गया, तो 0,3। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गए। अब हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, जो दूसरी लाइन थी उसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि ये बनाना पड़ेगा आपको। वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन छोटी छोटी वैल्यू रखना, जैसे 0 हो गया, उनसे आसानी के साथ आंसर निकल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है, ये हमारे पास इक्वेशन। मैं इसका पहले इसका भी लिख देता हूँ यहाँ पर, कि ये जो है 2x/-6 का बॉक्स बना है, और ये जो बॉक्स बनाया हमने, ये 4x-2y और -4 इक्वल टू 0। तो इसमें भी यही करो, x की वैल्यू 0 रखो। तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4, और ये 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा -2। ये आया। उसके बाद में आप क्या काम करो, इसके अंदर ये जो सिस्टम था, y की वैल्यू 0 रख दो, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 4, तो ये आ गया 1। तो आप समझ रहे हो कि y की वैल्यू यहाँ पर, और जो x की वैल्यू है ये। तो अब हम पहले इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0,6 को। तो ग्राफ से बनाना है हमको 0,6, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0,6। एक तो हमको ये रिप्रेजेंट करना है, एक रिप्रेजेंट करना है ये। और ये जो 0,6 और 3,0, ये किसका है, ये हमारे पास इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, ये है 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देख लेना कि, ये दो लाइन एक दूसरे को, जब दो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो एक यूनिक पॉइंट पर कट कर रही होंगी हमारे यहाँ पर। तो 0,6 और 3,0। ठीक है, तो अब पहले हम देखो ये 0,6 को, तो 0 मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो किस पर आएगा, बाई पर आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक है, तो ये क्या है 0,6। फिर 3,0, तो 3,0 कहीं आएगा, 1, 2, 3 यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3,0। तो इनसे एक जो है लाइन, जो लाइन है उसको एक ड्रॉ कर देते हैं हम, इन दोनों को मिलाती हुई एक। ठीक है, एक पहली बार में इस बार तो ग्राफ बन गया। तो मैं यहाँ पर सीधी सी लाइन में भेज देता हूँ। खींच क्यों नहीं रही? ठीक है,
तो एक हम बड़ी सी लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर देते हैं और इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं कि इसका इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0 का ये हमारे पास ये था। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बना लिया। अब हम जो है दूसरा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। दूसरा जो इक्वेशन है उसके जो कोऑर्डिनेट थे, एक तो 0, -2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 0, -2 और एक कोऑर्डिनेट कौन सा है 1, 0, तो हम 1, 0 लिख लेते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, ये है 4x माइनस 2y-4, तो ये है 4x माइनस का 2y-4 इक्वल टू 0। तो एक बार देख लेता हूँ मैं, यही है क्या 4x माइनस 2y और माइनस का 4। ठीक है, तो अब हम जो पहले इनका ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो 0, -2, देखो x का वैल्यू 0 है, तो मतलब ये कहीं नीचे आ रहा होगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर y पर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं दूसरा पेन लेता हूँ यहाँ पर और ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हो -2, y की वैल्यू है ना -2, तो ये यहीं पर आएगा। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 0, -2, फिर उसके बाद में 1, 0, तो x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 देखते हैं कहाँ पर है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पर होगा यहाँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1, 0। अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ये जो है आपकी इसमें हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपकी जो लाइन है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाए। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया, ठीक है, ये किसका है, मतलब ये जो लाइन आई ये किसका इक्वेशन है, 4x माइनस का 2y-4 इक्वल टू 0। अब तो देखो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पर। अब जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, ये है सिंगल पॉइंट। ये लगभग लगभग आपको यहाँ पर कट करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैंने जैसा कहा थोड़ा सा ये गलती हो रही है। तो ये एक ही सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है। कभी कभी तो सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, सॉल्यूशन बताइए भैया आप। ठीक है, किस पॉइंट पर कर रहा है, कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर देखो 1, 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी, तो ये 2.2 पर समथिंग 2.2 पर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ रहे हो आप, तो सॉल्यूशन भी पूछ लेता है वो, फाइंड द सॉल्यूशन। तो भैया यूनिक सॉल्यूशन था और ये मैंने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर ये था। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम हमारा। तो सबसे पहले हम a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर माइनस का 2, और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस का 2, और यहाँ पर a2 की वैल्यू निकालते हैं 4, और b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस का 4, और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस का 5। तो a1 अपॉन a2 निकालो तो कितना आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन कितना आ गया 4, कैंसिल कर लो 1/2। फिर उसके बाद में b1 अपॉन b2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, तो ये 1/2 आ गया। फिर c1 अपॉन c2 निकालो, तो c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5 इक्वल टू 2/5। ये आ गया हमारे पास। अब देखो a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये भैया कब पॉसिबल होता है, ये तो तभी पॉसिबल होता है जब दो लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही है। दो लाइन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर का निचोड़ है, बिल्कुल एकदम निचोड़ है जो मैं आपको यहाँ पर बेसिक थीम बता रहा हूँ। जिसको ये समझ में आ जाता है वो चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे उड़ा देता है, जिसको नहीं आता है ना तो वो लेफ्ट राइट बैठ के एग्जाम में करता रहता है। ये लाइन L1 है, बार बार मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब एक्चुअली चल क्या रहा है ये। तो अगर ये हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, और ये जो दिखाते हैं ये एल्जेब्रिकली दिखाते हैं, तो इसका मतलब दो लाइन पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कहीं कट ही नहीं कर रही है तो फिर सॉल्यूशन की तो सवाल ही उठता ही नहीं है। तो जब ये तो फिर सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। उसने बोला था कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना, इनकंसिस्टेंट है तो फिर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाँ आई थिंक ये पूरी मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई कैसे सॉल्व किया जाता है। और देखो जो एक बार इसको सिलेबस में डाल दिया था फिर हटा दिया, तो ये कभी डालते रहते हैं कभी हटा देते हैं, और जब से डाला है तब से ये चल ही रहा है हमारे पास ग्राफिकली वाला। पहले इसको हटा दिया था कोविड के बाद में, कि कोविड के बाद इसको हटा दिया फिर उसके बाद में डाल दिया, लेकिन अब जो इन्होंने फिर से कंटिन्यू कर दिया है।
तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है और कैसे लिखा जाता है उसके अंदर। तो 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे। मैंने पीछे काफ़ी सारे लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप डाल सकते हो कि किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ आपको पूछना है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। और ये मैंने आपको सॉल्यू इसका जो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। इसका ये सॉल्यूशन नहीं, ये जो है सिलेबस है। ये सिलेबस मैं आपको इसलिए डाल देता हूँ बार बार कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। इधर उधर लेफ्ट राइट आपको करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। तो ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और नए लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और मैं पहले सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूं आपका ये, उसके बाद में मैं बोर्ड के क्वेश्चन आऊंगा, सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।